तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त मौजूदा दौर में जो है वहां फिर वही होने जा रहा है जो कि शिवसेना के साथ हुआ। शरद पवार की मर्जी के बिना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए नेताओं ने दावा किया है कि असली एनसीपी पार्टी वही है। एक तरफ एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को शपथ विधि के दौरान राजभवन में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को निकालना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ बागी गुट ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को ही पद से हटाने का दावा किया है। और सोमवार शाम को हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी पर दावा करते हुए जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और कहा कि किसी को भी अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल जो हुआ वही दोहराया जा रहा है, यानी शिवसेना जैसी टूट एनसीपी भी देख रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरह अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार में जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उल्टे खुद को असली एनसीपी बताकर पार्टी पर कब्जा करने की चाल चल रही है। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। काही आमच्या 9 लोकांना नोटीस काढली वगैरे काढली, त्यांना काही नोटीस काढण्याचा अधिकार नाहीये। हमारे 9 लोगों को अपात्र करने की नोटिस निकाली है, उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस निकालने का अधिकार नहीं है। पार्टी और चिन्ह हमारे पास है। हमारे साथ जो विधायक हैं उन सब का भविष्य अच्छा कैसे होगा, उन्हें किस प्रकार की घटना और कायदे में परेशानी ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। वहीं शरद पवार गुट की ओर से प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से बेदखल कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने वालों में विजय देशमुख, नरेंद्र राणे और शिवाजीराव गर्जे का भी नाम है। इसके अलावा 9 विधायक जो अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण में शामिल थे, उनको अयोग्य ठहराने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है। जो 9 लोगों ने कल शपथ विधि ली है उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ऐसे हमने मांग की है। और इसकी जो क्रिया है वो शुरू हो भी चुकी है। धीरे धीरे जो लोग हमने कल उनको दे दिया, निकाला जाना शुरू हो चुका है। वो लोग जो उनको हमने कल दे दिया है। जबकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जनता के बीच जाकर लड़ाई का ऐलान करते हुए सतारा पहुंचे। जगह जगह पर शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। शरद पवार ने दावा किया कि पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। और मैंने सातारा डिस्ट्रिक्ट में ये देखा आज कि जो लोग जगह जगह पर खड़े थे स्वागत के लिए, इनमें से 80% से ज़्यादा नौजवान थे। ये नौजवान, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए चाहे वो कुर्बानी देंगे, सेक्युलर विचारधारा के लिए चाहे वो कीमत देंगे, और एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। शिवसेना पर कब्जे की जंग में उद्धव ठाकरे की साख दांव पर लगी थी, तो एनसीपी पर कब्जे की जंग में चुनौती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने है, जो विषम परिस्थितियों में भी जीत कर आने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के लिए राह उतनी आसान नहीं है। मुंबई से अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडिक और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इस आग पर तुरंत काबू भी पा लिया गया। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इस घटना की अमेरिकी सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बयान जारी कर कहा है कि सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका स्थित विदेशी राजनयिकों या दूतावासों में तोड़फोड़ या हिंसा करना अपराध है। उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। उमा, बताएं ये सब क्या हुआ है और क्या कुछ अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया है?
जी देखिए, जो स्थानीय मीडिया के हवाले से जानकारी आई है उसके मुताबिक जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट में आग लगाने की कोशिश की। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और समय रहते आग को बुझा लिया गया। ये भी जानकारी आई है कि किसी स्टाफ को कोई क्षति या कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो अमेरिकी विदेश विभाग है उसकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कड़ी निंदा की इस बात की। आपको मालूम होगा जया कि कल ही जब विदेश मंत्री से एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि खालिस्तानी समर्थकों की जिस तरह से गतिविधि बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्टर भी कनाडा में निकाला है 8 जुलाई को, वहां पर वो एक रैली करने वाले हैं। इस मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे देश जहां पर खालिस्तानी जो समर्थक हैं या जो आतंकवादी हैं वो अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे भारत संपर्क में है और उनसे कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये न तो जो सुरक्षा है उसके लिहाज से ठीक है और ना ही संबंधों के लिहाज से ठीक है। भारत जो है लगातार, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो, लगातार इस बात की मांग करता रहा है, अपील करता रहा है कि इस तरह के तत्वों को वहां पर तरजीह ना दी जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, चाहे वो लंदन में जिस तरह से कॉन्सुलेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, झंडा उतारने की कोशिश हुई, तो इन सब मामलों में जो भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी है। अभी ये जो ताज़ा वारदात सैन फ्रांसिस्को में हुई है उसको लेकर भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हरकत वहां पर की गई है, एक कठोर जो एक स्टैंड है वो भारत की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन यार स्थानीय अथॉरिटीज को देखना है कि आखिरकार इस तरह की वारदात जो है वो बार बार क्यों हो रही है और कैसे इसे रोका जाए। भारत लगातार अपील करता रहा इन देशों से कि उन तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखना है कि इस घटना के बाद किस तरह की कार्रवाई अमेरिका करता है, क्योंकि उसकी तरफ से एक निंदा का जो बयान है वो तो आया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई क्या अमेरिका की तरफ से की जाती है ताकि इस तरह का दुस्साहस खालिस्तानियों की तरफ से दोबारा न हो, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गंभीर मामला है। भारतीय कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर दिया गया, हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन संबंधों के लिहाज से भी देखा जाए उमा तो एक गंभीर मसला हो जाता है। कॉन्सुलेट को आग लगाना, जो समर्थक है क्या उनकी किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है वहां पर? कि अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो एक बयान आया है उसमें कहा गया है कि वो इसकी कठोर निंदा करता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के तत्वों को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखना होगा कि ये कार्रवाई कितनी जल्दी होती है, कब तक होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से इस तरह की कारस्तानियों की जो बारंबारता है वो बढ़ी है, फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ी है, वो एक चिंता की बात है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत लगातार इन देशों के साथ संबंध में संपर्क में रहा है और उनसे लगातार अनुरोध करता रहा है कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से वो ठीक नहीं है और भारत को इस पर कड़ा एतराज है। अब देखना है कि अमेरिका के साथ किस तरह की बातचीत जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए होती है और कैसे जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की उन तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल उस बात का इंतजार करना होगा। देखते हैं अमेरिका में उन लोगों के, उन तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावास जो कि सैन फ्रांसिस्को में था उसको आग के हवाले उन लोगों ने कर दिया और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और अमेरिकी सरकार ने उसकी कड़ी निंदा की है। कार्रवाई के तौर पर क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। अब रुक कर रहे हैं हम अगली खबर का जो कि कनाडा से है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात करते हैं। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है और दूसरी चार्जशीट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के अलावा और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ इस चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है। दूसरी चार्जशीट कुल 17 लोगों के खिलाफ है जिसमें तत्कालीन रेलवे जीएम का भी नाम है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में सीबीआई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव के खिलाफ पहले भी आरोप पत्र दायर कर चुकी है। और वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता है वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव
महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। तो जेडीयू साफ तौर पर कह रही है जो भी कार्रवाई इस वक्त हो रही है सीबीआई द्वारा वो राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर एनसीपी में बगावत के बाद बीजेपी का यह कहना है कि अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी और दूसरा परिवारवाद के कारण क्षेत्रीय दल और कमजोर होंगे। देखते हैं इस पर रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जो हुआ बिहार में भी वैसा ही होने की भविष्यवाणी बिहार बीजेपी के नेताओं ने कर दी। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दलियों के अंदर एक उदासी है, लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे, और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने के लिए पिछले 4 दिनों के दौरान एक-एक कर सबसे मुलाकात की और माना जा रहा है कि कुछ विधायक अगर बीजेपी से लोकसभा में टिकट का वादा पक्के तौर पर मिल गया तो जनवरी से बगावत कर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन परिवारवाद क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उनके पूर्व सहयोगी ने ही टूट की भविष्यवाणी कर दी। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है कि जो लोग इसको परिवारवाद वगैरह का नाम देते हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसमें ताजपोशी नहीं होती है। आप चुनाव में जाते हैं, लोगों के मध्य जाते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, और बीजेपी जैसी पार्टी हारती है इन क्षेत्रीय दलों के समक्ष। इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय के युग्मक बाइनरी से लोगों को उलझाने की कोई कोशिश न करें, उसी में लोकतंत्र का भला है। फिलहाल बीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए सभी दल अब अपने कुनबे को एकजुट रखने में सचेत हो गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि चिराग की पार्टी तोड़ने के बाद उसके साथ हाथ मिलाना बीजेपी के लिए एक संदेश है कि विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करने से इन दलों की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के लिए राह भले ही आसान नहीं, लेकिन अजीत पवार की जो बगावत है उसने विपक्षी खेमे को हिलाकर जरूर रख दिया। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को विपक्षी एकता का एक उदाहरण माना जाता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में अहम भूमिका निभा रहे शरद पवार अपनी ही एनसीपी को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे। अब इस सियासी झटके के बीच विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को दूसरी बैठक करने का फैसला किया है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि अजित पवार के अचानक महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और एनसीपी में फूट से विपक्षी एकजुटता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में अहम भूमिका निभा रहे शरद पवार अपनी ही पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र में लगे सियासी झटके के बावजूद विपक्षी दलों ने अब बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को अपनी अगली बैठक करने का फैसला किया है। This will not going to affect opposition unity. विपक्ष बिखर नहीं रहा है, वह एकजुट है और अच्छा है। विपक्ष की अगली बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी और हम इसकी योजना बना रहे हैं। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। अजित पवार की बगावत से महाविकास अघाड़ी, जिसे विपक्षी एकजुटता का प्रतीक माना जाता था, अब कमजोर दिख रही है।
विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि वो एकजुटता की मुहिम जारी रखेंगे। एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। भूमिका शरद पवार जी निभा रहे थे, वो आगे भी उसी तरह से निभाते रहेंगे। एमएलए के जाने से जनता पे फर्क नहीं पड़ता। ये हमने दर्जनों बार पॉलिटिकल पार्टीज के विलय में भी और टूट में भी देखा है। मोटे तौर पे मतलब किस मुद्दे पे ये सरकार का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, इस बातों के ऊपर और भी स्पष्टता आएगा। लेकिन इन दावों के बावजूद एनसीपी में सियासी उठापटक के बाद विपक्षी दलों के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखती। इसमें शक नहीं कि एनसीपी में टूट विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही ये एक सबक भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की जद्दोजहद में जुटी विपक्षी दलों को आने वाले समय में अपने घर को भी संभाल कर रखना होगा। मुंबई से सोहित मिश्रा और दिल्ली से उमाशंकर सिंह और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके दोनों पैरों में चोट लगी हुई है, वो चोटिल हैं। ये वीडियो पालनहार लाभार्थी कार्यक्रम का है। अपने इस हाल पर गहलोत ने जनता के सामने शायरी करते हुए कहा कि ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अशोक गहलोत का ये नया वीडियो बहुत कुछ कहता है। दोनों पैरों के अंगूठों के चोटिल होने के बाद अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया है। वहीं पालनहार योजना के लाभार्थी उत्सव के कार्यक्रम में अपनी भावनाएं शेर के जरिए जाहिर भी की। पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। लेकिन उनका इशारा क्या है, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में चर्चा चली है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में कहीं गहलोत राजस्थान की ओर अपनी भावना दोहराना चाहते हैं कि वर्चस्व की इस लड़ाई में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में अलग अलग तेवर दिखाई दे रहे हैं। कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि युवा को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करें कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं हूँ, मेरा तो एक सोच है, एक सपना है मुख्यमंत्री रहते कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और मैं पीछे हटकर किसी भी युवा चेहरे को, चाहे वो सचिन पायलट है और या फिर दूसरा चेहरा है, उनको आगे करूँगा। मेरा संकल्प है कि युवक आ गया। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सब लोग एक हैं, मिलके काम कर रहे हैं। राजस्थान मजबूती से पूरे प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस को रिपीट करेंगे। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। कांग्रेस में नेतृत्व की टक्कर को आलाकमान कब सुलझाएगी, ये देखना आगे है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।